ये कहानी केवल अपराध की नहीं है, ये कहानी है उन सपनों की जो एक झटके में राख हो गए। ये कहानी है उस भरोसे की जिसका गला खुद उसके रक्षक ने घोंट दिया। इंदौर की उस सर्द रात में जो हुआ उसने शहर की आबोहवा में हमेशा के लिए एक सिहरन भर दी। वो छात्रा जिसकी आंखों में अपने माता पिता के लिए कुछ बन दिखाने का जुनून था, इंदौर को अपनी कर्म भूमि बनाने आई थी। उसके लिए पीयूष केवल एक नाम नहीं बल्कि एक सुकून था, एक ऐसा कंधा जिस पर वो सिर रखकर अपनी थकान भूल जाया करती थी। उसे क्या पता था कि जिस इंसान के साथ वो 7 फेरों के सपने देख रही है वो उसके कफन की तैयारी कर रहा है। पीयूष की मोहब्बत एक जहरीले साए की तरह थी। वो उसे प्यार नहीं करता था, वो उसे कब्जे में रखना चाहता था। उस मनहूस शाम जब कमरे की दीवारों ने पहली बार डर महसूस किया, तब प्यार की मिन्नतें नहीं बल्कि मौत का तांडव शुरू होने वाला था। जब पीयूष ने उस पर वार किया होगा तो क्या उसकी रूह नहीं कांपी? उस मासूम ने आखिरी बार अपनी धुंधली होती आंखों से उसी शख्स को देखा होगा जिसे उसने खुदा माना था। वो चिल्लाना चाहती होगी, अपने घर वालों को याद करना चाहती होगी, लेकिन उसकी आवाज को उन वहशी हाथों ने कुचल दिया। वो कमरा आज भी गवाह है उस आखिरी कश्मकश का, जहां एक तरफ जिंदगी बचने की भीख मांग रही थी और दूसरी तरफ मौत नशे में मुस्कुरा रही थी। जब पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे तो वहां की खामोशी शोर मचा रही थी। एक महिला कांस्टेबल जिसने अपने जीवन में दर्जनों लाशें देखी थीं, उस लड़की के बिखरे बाल और उसकी बेबस आंखों को देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने बाद में कहा, लगा जैसे वो लड़की अभी उठकर मुझसे पूछेगी, मेरा कसूर क्या था। इंसानियत तब मरी जब कत्ल के बाद पीयूष के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उसने उस कमरे में बैठकर शराब की बोतल खोली। एक तरफ उसकी प्रेमिका की लाश ठंडी पड़ रही थी और दूसरी तरफ वो अपनी जीत का जश्न मना रहा था। इतिहास के सबसे घिनौने पन्नों में ये दर्ज हुआ कि उसने उस मृत शरीर के साथ वो कृत्य किया जिसे सुनकर कुदरत भी कांप जाए। उसने शव के साथ शारीरिक संबंध बनाए। ये प्यार नहीं था, ये उस रूह का अपमान था जो जिस्म छोड़ चुकी थी। वो उस बेजान शरीर को अपनी जागीर समझकर उसके साथ खेलता रहा, मानो वो कोई खिलौना हो। आधी रात के उस पहर में जब पूरा इंदौर सो रहा था, पीयूष मौत के बिस्तर पर बैठकर मरे हुओं को जगाने का ढोंग कर रहा था। उसने कमरे में अगरबत्तियां जलाईं, कुछ अजीबोगरीब आकृतियां बनाईं और तंत्र मंत्र का सहारा लिया। वो चाहता था कि वो लड़की फिर से जी उठे, ताकि वो उसे फिर से मार सके या उसे अपनी तांत्रिक गुलामी में रख सके। उसकी आंखों में पछतावा नहीं बल्कि एक अजीब सी रूहानी सनक थी। वो खुद को शैतान का दूत समझ बैठा था, जिसे लगता था कि वो जीवन और मृत्यु के चक्र को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। गिरफ्तारी के बाद जब उसे लॉकअप में ले जाया गया तो वो चैन की नींद सोया, जैसे उसने कोई महान काम किया हो। डॉक्टरों ने उसे साइकोपैथ करार दिया, लेकिन क्या सिर्फ एक बीमारी का नाम दे देना उस दर्द की भरपाई कर सकता है जो उस लड़की के परिवार ने सहा? उसके माता पिता के लिए वो केवल एक केस नहीं था, वो उनके बुढ़ापे की लाठी थी, उनके आंगन की तुलसी थी जिसे एक दरिंदे ने अपनी सनक की आग में झोंक दिया। इंदौर का ये कांड हमें बार बार आगाह करता है कि हमारे आसपास घूमने वाले सभ्य चेहरों के पीछे कैसे भेड़िए छिपे हो सकते हैं। आज भी उस बिल्डिंग के पास से गुजरने वाले लोग अपनी नजरें नीची कर लेते हैं। वो कमरा शायद साफ हो गया होगा, लेकिन उस मासूम का लहू आज भी न्याय की भीख मांग रहा है। ये कहानी एक चेतावनी है, एक आंसू है और उन तमाम बेटियों के नाम एक मौन श्रद्धांजलि है जिनके सपनों को किसी पीयूष ने अपनी सनक तले रौंद दिया। जब पुलिस की चार्जशीट अदालत में पेश हुई तो वो केवल कागजों का पुलिंदा नहीं था, बल्कि एक ऐसी दरिंदगी का कच्चा चिट्ठा था जिसने न्यायपालिका को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अदालत के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या इसे एक साधारण हत्या माना जाए, लेकिन जब फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई तो जज की मेज पर रखे दस्तावेज भी कांप उठे। रिपोर्ट ने पुष्टि की कि आरोपी पीयूष ने न केवल हत्या की बल्कि नेक्रोफिलिया जैसा घिनौना कृत्य किया। अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि ये समाज के माथे पर एक ऐसा कलंक है जिसे केवल मृत्युदंड से ही धोया जा सकता है। ये मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें क्रूरता की सारी सीमाएं लांघ दी गई थीं। ट्रायल के दौरान पीयूष का व्यवहार सबको हैरान कर देने वाला था। वो अदालत में ऐसे बैठता था मानो उसने कोई बहादुरी का काम किया हो। जब गवाह अपनी गवाही दे रहे थे और उस मासूम लड़की के पिता अपने फफकते हुए सिसकियों को दबाने की कोशिश कर रहे थे, तब पीयूष के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसकी मानसिक जांच की गई, जिसमें यह पाया गया कि वो स्किज़ोफ्रेनिया या किसी तांत्रिक भ्रम का शिकार नहीं था, बल्कि वो पूरी तरह होश में था और उसे पता था कि वो क्या कर रहा है। उसकी सनक उसकी बीमारी नहीं बल्कि उसकी फितरत थी। इंदौर की जिला अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कड़ा रुख अपनाया। जज ने अपनी टिप्पणी में कहा कि ऐसी दरिंदगी समाज के अस्तित्व के लिए खतरा है। सजाए मौत की गूंज। अदालत ने पीयूष को फांसी की सजा सुनाई। फांसी का फंदा उन चीखों का जवाब था जो उस बंद कमरे में दब गई थीं। कानून ने यह साफ कर दिया कि प्यार के नाम पर किया गया ये हवस और तंत्र का खेल कभी माफ नहीं किया जा सकता। मुआवजा और मलाल। हालांकि अदालत ने परिवार को आर्थिक मदद का आदेश दिया, लेकिन उस पिता से पूछा
पूछिए जिसने अपनी बेटी की डोली के बजाय उसका अर्थी वाला बोझ उठाया। कानून ने आरोपी को तो सजा दे दी, लेकिन उस मां की सूनी गोद का इंसाफ कौन करेगा। इस केस के बाद इंदौर पुलिस ने पेइंग गेस्ट, पीजी और किराएदारों के वेरिफिकेशन को लेकर सख्त नियम बनाए, लेकिन असल बदलाव सोच में आना बाकी था। ये केस आज भी लॉ के छात्रों को पढ़ाया जाता है कि कैसे एक डिजिटल युग का पढ़ा लिखा इंसान मध्यकालीन युग की तांत्रिक और वहशी सोच का शिकार हो सकता है। फांसी की सजा मिलने के बाद भी क्या वो खौफ खत्म हुआ? शायद नहीं। उस छात्रा की रूह को शायद तब शांति मिली होगी जब उसने देखा होगा कि उसके हत्यारे को समाज ने पूरी तरह नकार दिया। ये कहानी खत्म तो हो गई, लेकिन पीछे छोड़ गई कई सवाल। क्या हम अपने आसपास के लोगों को वाकई पहचानते हैं? क्या शिक्षा वाकई हमें इंसान बनाती है? इस खौफनाक दास्तां के अंत में समाज के लिए एक चेतावनी और एक जज्बाती संदेश पेश है। इसे एक ऐसी कविता और विचार के रूप में ढाला गया है जो न केवल आंखें नम कर दे बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर दे। ये महज एक कहानी नहीं, हमारे समाज के